नमस्कार। सिर्फ एक छोटी सी गोली और सर का दर्द बिल्कुल गायब, है ना कमाल। लेकिन क्या कभी इस बारे में सोचा है कि आखिर एक दवाई शरीर के अंदर जाकर असर कैसे करती है? आज के इस विश्लेषण में मैक्रो से लेकर माइक्रो लेवल तक फार्माकोलॉजी की इस हैरात अंगेज दुनिया का एक जबरदस्त सफर तय किया जाएगा। एक छोटी सी दवा के काम करने का पूरा विज्ञान आज इस चर्चा का मुख्य बिंदु होगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस सफर में कुल 6 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। एक छोटी सी नजर डालते हैं। फार्माकोलॉजी के मूल सिद्धांत, दवाओं की उत्पत्ति और नामांकन, एसेंशियल और ऑर्फन दवाएं, डोसेज फॉर्म का डिजाइन, एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग मार्ग और आखिर में क्लिनिकल स्थिति में एकदम सही चुनाव करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, फार्माकोलॉजी के मूल सिद्धांत। असल में देखा जाए तो सदियों तक लोग प्राकृतिक चीजों जैसे पौधों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल दवाई के रूप में करते थे, बिना ये जाने कि अंदर का रसायन आखिर काम कैसे कर रहा है। फिर 18वीं सदी में जानवरों पर प्रयोग शुरू हुए और आगे चलकर 1847 में रुडोल्फ बूचाइम ने पहला फार्माकोलॉजी संस्थान खोला। तब जाके समझ आया कि केमिकल मॉलिक्यूल जिंदा प्रणालियों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। वहीं से शुरू हुई मॉडर्न सिंथेटिक केमिस्ट्री। ध्यान देने वाली बात यह है कि फार्माकोलॉजी दरअसल एक टू वे स्ट्रीट या दो तरफा रास्ते की तरह है। इसके दो मेन पिलर्स हैं। पहला, फार्माकोडायनामिक्स, यानी दवा शरीर के अंदर जाके क्या करती है, उसका असर क्या होता है। और दूसरा, फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी शरीर उस दवा के साथ क्या सलूक करता है, जैसे दवा का पेट में घुलना, खून में फैलना और फिर लिवर द्वारा तोड़कर बाहर निकाल देना। एक तरफ दवा का असर और दूसरी तरफ शरीर का रिएक्शन। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, दवाओं की उत्पत्ति और उनका नामकरण। अब एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी जटिल दवाएं आती कहां से हैं? स्रोत सच में हैरान करने वाले हैं। पौधों से मॉर्फिन निकलती है, जानवरों से इंसुलिन और माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों से पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ा स्रोत सिंथेटिक केमिस्ट्री है। और हाँ, बायोटेक्नोलॉजी भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, जहां डीएनए टेक्नोलॉजी से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जैसे प्रोटीन थेराप्यूटिक्स बनाए जा रहे हैं। एकदम साइफाई जैसा है ना। स्रोत तो समझ आ गया, पर इनका नाम कैसे तय होता है? हर दवा के जनरली 3 नाम होते हैं। सबसे जरूरी है नॉन प्रोप्राइटरी नाम। ये एक सक्षम वैज्ञानिक निकाय तय करता है और WHO इसको पूरी दुनिया में एक समान रखता है। आम बोलचाल में लोग इसे जेनेरिक नाम बोल देते हैं, हालांकि वैज्ञानिक रूप से ये शब्द थोड़ा गलत है, क्योंकि जेनेरिक का अर्थ एक पूरी केमिकल फैमिली से होता है। पर अब ये इतना प्रचलित हो गया है कि हर कोई इसे मानता है। पूरी दुनिया में एक ही नाम होने से मेडिकल कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब इसी कंफ्यूजन और बिजनेस वाले एंगल को देखते हैं। एक मूल दवा है जैसे एम्लोडिपिन, पर मार्केट में अलग अलग कंपनियां इसे एम कार्ड, एम्लोगार्ड, एमलॉन्ग जैसे हजारों ब्रांड नामों से बेचती हैं। नॉन प्रॉपराइटरी या जेनेरिक नाम से दवा लिखने पर कॉस्ट काफी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें मार्केटिंग का पैसा नहीं जुड़ा होता। हालांकि कई बार विश्वसनीय ब्रांड लेने की सलाह दी जाती है ताकि क्वालिटी कंट्रोल पक्का रहे। चलिए अब तीसरे पड़ाव पर नजर डालते हैं, आवश्यक यानी एसेंशियल और ऑर्फन दवाएं। दुनिया भर में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए WHO ने एक बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है। इसेंशियल मेडिसिन्स या आवश्यक दवाएं वो होती हैं जो किसी भी देश की आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करती हैं। ये दवाएं असरदार, सुरक्षित और कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। देश का स्वास्थ्य विभाग इसी बात पर टिका होता है कि ये जरूरी दवाएं हर वक्त सही मात्रा और सस्ती कीमत पर उपलब्ध रहें। और दूसरी तरफ आती हैं ऑर्फन ड्रग्स। ये ऐसी दवाएं हैं जो बहुत ही दुर्लभ या रेयर बीमारियों के इलाज के लिए बनाई जाती हैं। अब चूंकि इन बीमारियों के मरीज बहुत ही कम होते हैं, इसलिए फार्मा कंपनियों को इन्हें बनाने में कोई खास आर्थिक मुनाफा नहीं दिखता। यही वजह है कि सरकारों को इन दवाओं की रिसर्च के लिए कंपनियों को टैक्स इंसेंटिव्स और दूसरी छूट देनी पड़ती हैं, ताकि किसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा इंसान इलाज से वंचित ना रह जाए। यहां से सफर के चौथे पड़ाव पर चलते हैं, डोजेज फॉर्म डिजाइन करना। एक बेसिक सवाल, दवाएं हमेशा गोली, कैप्सूल या सिरप में ही क्यों आती हैं? सीधे रॉ केमिकल क्यों नहीं खा सकते? दरअसल रॉ केमिकल को सुरक्षित रखने और एक निश्चित खुराक तय करने के लिए उसमें एक्सिपिएंट्स मिलाए जाते हैं। ठोस रूप में आती हैं टैबलेट्स और कैप्सूल्स, और हाँ, कुछ टैबलेट्स सस्टेन रिलीज वाली होती हैं। इनका असर 2 घंटे में खत्म नहीं होता, बल्कि अगले 12 घंटे तक धीरे धीरे होता रहता है। रोजाना की भागदौड़ में ये टेक्निक बिल्कुल एक गेम चेंजर है। सिर्फ ठोस गोलियां ही नहीं, लिक्विड्स और क्रीम्स भी होते हैं। लेकिन सबसे कमाल की इंजीनियरिंग दिखती है इनहेलेशंस में, जैसे एस्थमा पंप या मीटर्ड डोज इनहेलर्स।
इनमें दवा के पार्टिकल्स का साइज सिर्फ 1 से 5 माइक्रोमीटर रखा जाता है। इतना छोटा इसलिए रखते हैं ताकि दवा फेफड़ों की बिल्कुल गहराई में सीधे ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचे और तुरंत असर दिखाए। ये वाकई अपने आप में एक बेहतरीन वैज्ञानिक उपलब्धि है। अब पांचवां और बहुत ही लॉजिकल पड़ाव, एडमिनिस्ट्रेशन के मार्ग। दवा अंदर जाएगी कैसे? दवा का रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि दवा कैसी है और मरीज की हालत क्या है। मुख्य रूप से 2 मार्ग हैं, लोकल और सिस्टमिक। लोकल मार्ग यानी दवा वहीं लगाना जहां दिक्कत है, जैसे स्किन पर क्रीम लगाना, ताकि पूरे शरीर पर साइड इफेक्ट्स ना हो। और सिस्टमिक मार्ग का मतलब है दवा को रक्त प्रवाह यानी ब्लड स्ट्रीम में उतारना, जिससे वो पूरे शरीर में फैल सकें। इसमें ओरल गोली खाना या इंजेक्शन लगाना शामिल है। आइए एक ओरल गोली का सफर देखते हैं कि अंदर क्या क्या होता है। जब मुंह से गोली ली जाती है तो उसे एक बहुत बड़े चेकपोस्ट से गुजरना पड़ता है, और वो है लिवर। इसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दवा पेट और आंतों से अवशोषित होकर पोर्टल वेन के रास्ते लिवर तक पहुंचती है। लिवर यहां एक स्ट्रिक्ट गेटकीपर की तरह दवा के एक बड़े हिस्से को तोड़कर इनएक्टिव कर देता है। इस मुश्किल टेस्ट को पास करने के बाद ही बची हुई दवा मेन ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। अब इस लिवर वाले चेकपोस्ट से बचने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव रास्ते भी हैं, जैसे जीभ के नीचे रखने वाली सबलिंगुअल गोली जो सीधे खून में चली जाती है, या फिर ट्रांसडर्मल पैचेस। लेकिन सबसे तेज है इंट्रावीनस या आईवी इंजेक्शन। इसमें दवा को सीधा नसों में उतारा जाता है। 100% दवा खून में, असर एकदम तत्काल। लेकिन क्योंकि दवाई बिना किसी फिल्टर के सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचती है, इसलिए आईवी रूट सबसे रिस्की भी होता है। तो आइए सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, सही चुनाव करना। असली जीवन में इन सभी बातों का कैसे इस्तेमाल होता है? चलिए इसे एक रियल लाइफ मेडिकल मिस्ट्री की तरह समझते हैं। एक 5 साल का बच्चा है जिसे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है, सांस बहुत तेजी से चल रही है और एक्यूट निमोनिया की वजह से डिहाइड्रेशन भी है। ऐसी आपातकालीन स्थिति में उस बच्चे को एंटीबायोटिक्स देने का सबसे सही मार्ग कौन सा होना चाहिए? मुंह से गोली, मांसपेशी में इंजेक्शन या नस में आईवी? सोचिए जरा। तो यहां सबसे बड़ा कैच ये है कि स्थिति इमरजेंसी की है, तुरंत असर चाहिए। बच्चा डिहाइड्रेटेड है तो मुंह से दवा देने पर वो ठीक से अब्जॉर्ब नहीं होगी। मसल में इंजेक्शन देने से भी डिहाइड्रेशन की वजह से खून का प्रवाह कम होने के कारण असर धीमा हो सकता है। इसलिए इस केस में इंट्रावीनस या आईवी मार्ग ही सबसे सटीक, तेज और सुरक्षित विकल्प है। ये सीधे रक्त में जाकर तुरंत अपना काम शुरू कर देगा। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक प्रोवोक करने वाला सवाल, क्या ऐसी लाइफ और डेथ सिचुएशन में डॉक्टर को लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आने का वेट करना चाहिए, या अपने एक्सपीरियंस के आधार पर तुरंत एंटीबायोटिक शुरू कर देनी चाहिए? जवाब बिल्कुल साफ है। जब बात किसी की जान पर बनाई हो तो इलाज तुरंत शुरू होना चाहिए। फार्मेकोलॉजी सिर्फ किताबी रसायनों का ज्ञान नहीं है, ये सही वक्त पर लिया गया एक सटीक फैसला है जो जान बचाता है। उम्मीद है दवाओं के सफर ने फार्मेकोलॉजी की इस हैरत अंगीज दुनिया का एक नया और बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया होगा।